हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण मलिक और मैं अपने चैनल पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ट्यूटोरियल सीरीज लेके आया हूँ। आज की ट्यूटोरियल सीरीज में हम पढ़ेंगे व्यूइंग वर्कशीट। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सेल की विंडो पे और सिखाता हूँ मैं आपको व्यूइंग वर्कशीट। तो फिलहाल व्यूइंग वर्कशीट के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी रो को या किसी कॉलम को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, कैसे किसी विंडो को फ्रीज कर सकते हैं और कैसे किसी विंडो को स्प्लिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को हाइड या अनहाइड कैसे करते हैं अपने एक्सेल के अंदर। जैसे कि हमने कोई भी रो या कॉलम सेलेक्ट कर लिया ओ और हमको इसको हाइड करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और नीचे हमारे ऑप्शन दिख जाएगा हाइड का। हाइड पे हम क्लिक कर देंगे तो ये देखो ABCDEFGHIJKLMNO, एन के बाद ओ हाइड हो गया और अब डायरेक्ट पी दिख रहा है हमें, तो हमें ओ नहीं दिख पा रहा है। उसके बाद अगर हमें सिंगल की जगह मल्टीपल रोज या मल्टीपल कॉलम्स हाइड करने हैं तो हम सिंपली 2-3 रोज को या 2-3 कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल प्रेस करके। जैसे कि मैंने ये 3 रोज सेलेक्ट कर लिए हैं, कंट्रोल प्रेस करके मैंने 3 सेलेक्ट कर लिया और मैं कहीं भी राइट क्लिक करूंगा और इन तीनों को हाइड पे क्लिक करके हाइड कर दूंगा। अब देखो पी के बाद क्यू और आर हाइड हो गई, उसके बाद ये यू के बाद वी हाइड हो गया। तो ऐसे हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम हाइड कर सकते हैं। देखो अभी तो ये 17 वाला हाइड करके दिखा, तो मैंने 17 वाला सेलेक्ट किया और सिंपली इस पर मैंने राइट क्लिक करके इसको हाइड कर दिया। तो देखो 16 के बाद सीधे 18 मुझे दिख रहा है। और दूसरा, मैं इसको वापस कैसे ला सकता हूँ, सिंपली मुझे कुछ भी नहीं करना है, बड़ा आसान प्रोसेस है। इसको अगर हमें वापस लाना है, जो भी कॉलम या जो भी रोज हमने हाइड करे हैं उनको हमें वापस लेके आना है, तो सिंपली हम यहाँ से पूरी शीट को सेलेक्ट कर लेंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे सेलेक्ट करने के बाद, और नीचे हमें अनहाइड का ऑप्शन दिखेगा। तो अनहाइड करते ही देखो 16 के बाद 17 आ जाएगा। देखो 16 के बाद 17 आ गया और उसके बाद MNOPQRSTUVW सारे आ गए हमारे पास, जो भी हमने हाइड करे थे इसमें। तो इस तरह से हम हाइड या अनहाइड कर सकते हैं किसी भी एक्सेल की शीट में। हाइड और अनहाइड करने के बाद हम सीखेंगे फ्रीज पेंच क्या होता है। फ्रीजिंग पेंच, फ्रीजिंग पेंच का मतलब होता है, जैसे हमको मैं फ्रीजिंग पेंच को सिखाने के लिए मैं सबसे पहले जाऊँगा व्यू टैब के अंदर, और व्यू टैब के अंदर मुझे यहाँ पे मिलेगा न्यू विंडो, फ्रीज पेंच, फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अगर मुझे फ्रीज चलो मैं कर देता हूँ फ्रीज टॉप रो। जैसे मैंने फ्रीज टॉप रो कर दिया तो सबसे ऊपर वाली रो के नीचे एक थिन लाइन आ गई और ये अपनी जगह पे फ्रीज हो गई। अब मैं जैसे स्क्रॉल डाउन करूँगा, देखो सबसे पहले वाली 1 नंबर वाली रो अपनी जगह पे फ्रीज हो गई और मैं जितना भी स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करूँगा, जैसे कि हमें कोई हेडिंग रखनी है या किसी भी टॉपिक का मेन टॉपिक है या मेन हेडिंग है जो हमको दिखती रहनी चाहिए हमेशा, तो इसके लिए हम करेंगे फ्रीज टॉप रो। और बाकी सारा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पूरा स्क्रॉल डाउन देखो 200-300 तक चला गया, लेकिन 1 नंबर वाली रो फ्रीज है अपनी जगह पे। तो इसको हम दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये अनफ्रीज हो, और इसको हमें अगर अनफ्रीज करना है सिंपली हम इस पर जाएंगे व्यू टैब के अंदर और यहाँ पे अनफ्रीज पेंच पे क्लिक कर देंगे तो अनफ्रीज हो जाएगा। ये देखो ये अनफ्रीज हो गया। इसी तरह से हमें अगर कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम हमें फ्रीज करना है तो हम सिंपली कुछ भी कहीं भी टैप करेंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सिंपली व्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पे फ्रीज फर्स्ट कॉलम, जैसे हम फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक थिन लाइन आ गई। और ऐसे अगर हम देखो ए वाला फ्रीज हो गया अपनी जगह पे और उसके बाद के BCDEF ये सब स्क्रॉल कर सकते हैं हम। तो ऐसे हम फ्रीज पेंच का यूज़ कर सकते हैं किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को अपनी जगह पे फ्रीज करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हेडिंग है या नंबरिंग सीरीज है, रोल नंबर है और ऊपर उनके सब्जेक्ट वगैरह है, जो भी है हमको ऐसे स्क्रॉल करके देखने हैं तो वो हम इजीली फ्रीज कर सकते हैं। और अगर हमको इसको अनफ्रीज करना है तो सिंपली हम दोबारा से व्यू टैब में जाएंगे और फ्रीज फर्स्ट कॉलम को अनफ्रीज पे क्लिक कर देंगे। देखो व्यू टैब में गए और इसको अनफ्रीज पेंच पे क्लिक कर देंगे तो ये अनफ्रीज हो गया। अब पूरा स्क्रॉल हो रहा है, देखो पूरा विंडो। तो ये तो हो गया फ्रीज रो या फ्रीज कॉलम। अब जैसे कि यहाँ पे व्यूइंग वर्कशीट लिखा है, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6, अरे यार ऐसा नहीं, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे हमको पूरा ये ऊपर वाली रो और ये पहले वाला कॉलम फ्रीज करना है। तो हम सिंपली ऐसे ही होम टैब में देखते हुए व्यू टैब में जाएंगे। व्यू टैब में जाने के बाद हमें फ्रीज पेंच के अंदर 3 ऑप्शन मिलेंगे, फ्रीज पेंच, फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो हमको फ्रीज पेंच करना है। फ्रीज के पेंच का मतलब होता है अगर हमें कर्सर यहाँ पे रख दिया तो इस कर्सर के टॉप की दोनों लाइन, जैसे कि 1 नंबर वाली और इस कर्सर के लेफ्ट की ए वाली, ये अपनी जगह पे फ्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने फ्रीज पेंच पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे लाइन आ गई और यहाँ पे लाइन आ गई। अब मैं ऊपर स्क्रॉल करूँगा तो ऊपर वाली अपनी जगह पे फ्रीज हो गई लाइन, और जैसे ही मैं लेफ्ट में स्क्रॉल करूँगा तो ये लेफ्ट वाला कॉलम भी अपनी जगह पे फ्रीज हो गया। लेकिन सिमिलरली मुझे अगर ये वाला रो भी फ्रीज करना है और ये वाला कॉलम भी फ्रीज करना है तो मैं क्या करूँगा,
जहाँ पे मुझे कर्सर रखना है, ये यहाँ पे रखना है, तो इसके ऊपर वाले सारे यहाँ पे रख दूंगा, तो इसके ऊपर वाले सारे और इसके लेफ्ट वाले सारे फ्रीज हो जाएंगे। मैं यहाँ पे रख के दिखाता हूँ आपको। इसके बाद इसके ऊपर वाले 4 और इसके लेफ्ट वाले 4 फ्रीज हो जाएंगे। और मैं अनफ्रीज पेंच करके और दोबारा से फ्रीज पेंच पे क्लिक करूँगा तो देखो ये लाइन यहाँ पे आ गई, इसके ऊपर वाले फ्रीज हो गए और इसके लेफ्ट वाले फ्रीज हो गए। अब मैं स्क्रॉल करूँगा तो देखो ऊपर के 4 रो और 4 कॉलम और इधर के 4, ऊपर के 4 रो और लेफ्ट के 4 कॉलम अपनी जगह पे फ्रीज हो गए। देखो जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ 4 तक फ्रीज हो गए, 4 के बाद ये चल रहा है, और इधर डी तक फ्रीज हो गई तो डी के बाद ये चल रहा है। तो इस प्रकार से हम फ्रीज पेंच का और अनफ्रीज पेंच का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको अनफ्रीज कैसे करूँगा, अगर मुझे इसको हटाना है तो मैं सिंपली व्यू टैब में जाऊँगा और यहाँ पे अनफ्रीज पेंच पे क्लिक कर दूँगा। तो अब देखो ये सारे एक जगह मर्ज हो गए, सब एक साथ स्क्रॉल हो रहे हैं एक साथ। अब ऐसे आप फ्रीज पेंच और अनफ्रीज पेन का यूज़ करके अपने एक्सेल में वर्किंग को ईजी बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है स्प्लिटिंग विंडोज़ का। ये भी स्प्लिटिंग पेंच वाला ही काम करता है, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। अगर हमने फ्रीज वाला काम किया तो वो परमानेंट हो जाएगा, लेकिन स्प्लिट वाला काम करेंगे तो हम टेम्परेरी कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए हमने यहाँ पे कोई लिस्ट लिखी है, हमको ये जिस भी रो को कंपेयर करना है, कंपेयर के लिए हमने उस रो को सेलेक्ट कर लिया और सिंपली व्यू टैब में गए और हमने स्प्लिट पे क्लिक कर दिया, तो हमारे पास इसके लेफ्ट साइड में स्प्लिट की एक लाइन खींच गई। देखो सिंपली जिसको भी हमको स्प्लिट करना है किसी भी 2 सेल को कंपेयर करने के लिए, जैसे कि इस वाली लाइन को जी वाले कॉलम को हमको क्यू वाले कॉलम से कंपेयर करना है, लेकिन बीच में बहुत सारा डेटा है, तो हम वो कैसे करेंगे। मैं सबसे पहले इसके एच वाले में अपने कर्सर को रखूँगा और व्यू टैब में जाके इसको स्प्लिट कर दूंगा, तो इसके बीच में एक लाइन आ गई। इस लाइन के आने से क्या हुआ हमारे पास कि यहाँ पे इसको हम अलग से स्क्रॉल कर सकते हैं। लेफ्ट वाले को देखो नीचे पे हमारे 2 स्क्रॉल बार आ गए, एक इस वाले पार्ट में और एक स्क्रॉल बार इस वाले पार्ट में। तो मुझे करना क्या है, मुझे जी वाले को और मुझे ओ वाले के साथ कंपेयर करना है। तो सिंपली मैं ऐसे ना जाके इसको खिसका के इधर ओ वाले को इसके पास में रख दूंगा। अब जी और ओ पास पास आ गए तो मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ। अब ऐसे मुझे जी वाले को टी वाले के साथ कंपेयर करना है या के वाले को यू वाले के साथ कंपेयर करना है, तो मैं सिंपली इसको इधर स्लाइड करके के वाले को इधर ले आऊँगा और उधर ऐसे स्लाइड करके मेरे पास ये मतलब एक डुप्लीकेट कॉपी बन गई टेम्परेरी कंपेयर करने के लिए। जैसे कि मुझे जे वाले को यू वाले के साथ कंपेयर करना है, तो मैंने इधर जे किया और इसको स्लाइड करके मैं नीचे कर्सर से भी स्लाइड कर सकता हूँ ऐसे, और जे वाले को मुझे क्यू वाले के साथ कंपेयर करना है, तो मैंने जे और क्यू को साइड में रख के मैं साइड बाय साइड कंपेयर कर सकता हूँ। और जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाए और मुझे इसको हटाना हो तो मैं सिंपली अपने कर्सर को इस पर ला के डबल क्लिक कर दूंगा तो ये गायब हो जाएगा। ऐसी रोज़ के मैटर में भी कर सकते हैं। अगर मुझे 11 नंबर की रोज़ को मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, थोड़ा आपकी समझ में अच्छे से आएगा। सिंपली मुझे 12 नंबर की रोज़ को 24 नंबर से कंपेयर करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 13 नंबर पर अपने कर्सर को रखूँगा, व्यू टैब में जाऊँगा और इसको स्प्लिट कर दूंगा। तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास 2 स्क्रॉल बार आ गए, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो मैं 12 नंबर को स्क्रॉल करके नीचे ले आऊँगा और नीचे से 24 नंबर को स्क्रॉल करके उसके पास रख दूंगा, तो मुझे 12 नंबर वाला और 24 नंबर वाले को मैं आराम से कंपेयर कर सकता हूँ। ऐसे मुझे 40 नंबर या 20 नंबर या 31 नंबर को 35 नंबर से कंपेयर करना है, 31 नंबर को 70 नंबर से कंपेयर करना है, तो मैं 31 नंबर को स्लाइड करके यहाँ पे रख दूंगा ऊपर से और नीचे वाले से 70 वाले डिटेल को लाके इसके साइड में रख दूंगा। कंपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा, जो बीच की सेल में डाटा है वो हमको कंफ्यूज नहीं करेगा। और जब भी आपका काम खत्म हो जाए आप इस पर सिंपली डबल क्लिक करें तो ये भाग जाएगा अपनी जगह से। तो इस प्रकार से आप व्यूइंग वर्कशीट और वर्कशीट के अंदर डेटा पे काम कर सकते हो और डेटा को फाइंड कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको फ्रीज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया वर्कशीट को आप व्यू करने के कितने तरीके हैं, कितने तरीके से आप अपनी वर्कशीट को व्यू कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। ऐसी और वीडियोज़ लेकर मैं अपने चैनल पर आता रहता हूँ। मैंने अपने चैनल पर एक 100 वीडियो की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसके अंदर मैं ये 100 टॉपिक पढ़ाऊंगा, जिसके आप देख सकते हैं MS एक्सेल के डेटा फंक्शन, मैच विद ट्रिग्नोमेट्री, एच लुकअप, वी लुकअप, पिवट टेबल, फिल्टरिंग डेटा वगैरह के 101 वीडियोस मैं इस चैनल पे लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर मैं सारे डिटेल्स MS एक्सेल की बेसिक से एडवांस तक आपको सिखा दूंगा। तो फिलहाल इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और यहाँ पे आई बटन पे आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी दिख रहा होगा और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।